हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीचर सुनील सैनी। स्वागत है आपका 10th क्लास में। यस, मुझे उम्मीद है आपने बड़े अच्छे मार्क्स के साथ क्लास 10th पास कर ली होगी। और कोई बात नहीं, अगर आपने थोड़ी स्ट्रगल के साथ पास किया तो कोई दिक्कत नहीं है। 9th क्लास पास मतलब पास। देखिए, 10th क्लास जो है वो आपका बेस है आने वाले क्लासेस का। 10th क्लास के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और खासकर मैथ और साइंस के। तो मैथ और साइंस के मार्क्स को देखते हुए आपको अपनी पकड़ मजबूत बनानी है मैथ और साइंस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रियल नंबर यानी नंबर सिस्टम। ये चैप्टर आप फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हो, और पता नहीं आपको ये इतना क्यों पढ़ाया जा रहा है। आपको बता दूं मैं सच्चाई कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब आप देंगे गवर्नमेंट जॉब्स के, वहां पर भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस चैप्टर की बेसिक टर्म बड़े अच्छे से सीख के आए हो, और हम 9th क्लास के अंदर इस चैप्टर को और इन टर्म्स को बड़े अच्छे से समझा चुके हैं। अगर आपने वो क्लास मिस कर दी थी तो कोई दिक्कत नहीं है, अब फिर एक बार आपको मौका मिल रहा है इन टर्म्स को सीखने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्म से। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर। देखिए, रियल नंबर हर जगह यूज होता है, चाहे वो काउंटिंग ऑफ मनी हो, मेजरिंग ऑफ डिस्टेंस हो, मार्क्स कैलकुलेशन हो, डिस्टेंस निकालना हो, वेट निकालना हो, हर जगह आपको नंबर की जरूरत पड़ती है। राइट? तो आज आप जो पढ़ने वाले हैं सबसे पहले वो है रियल नंबर। देखिए, कोई भी नंबर जिसको आप जानते हैं वो सबको ही रियल नंबर कहा जाता है, एक्सेप्ट जिसको आप नहीं जानते हैं। राइट? ये भी मैं बता दूंगा कि वो कौन सा नंबर है जिसको अभी तक आपने ना सुना है ना जाना है। राइट? तो रियल नंबर आर ऑल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। जिन भी नंबर्स को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो सारे रियल नंबर होते हैं। या ये कहिए कि सभी नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए वो समझ लो क्या है, रियल नंबर है। अब यहां आप देख सकते हैं कि एक नंबर लाइन है, ये हमारा ओरिजिन यानी 0 है। इधर हमारे पास पॉजिटिव नंबर है और इधर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स हैं। तो पॉजिटिव नंबर भी और नेगेटिव नंबर भी और 0 भी सारे क्या है, रियल नंबर है। और यहां तक कि देखिए, इनके बीच में आपको पता है ये 10 लाइंस होती हैं, और ये जो 10 लाइंस होती हैं इनके बीच में, यानी वो फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। इसका मतलब हुआ कि फ्रैक्शन भी रियल नंबर है। क्लियर? तो चलिए अब जरा इसको थोड़ा सा समझते हैं। रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ you can say rational and irrational number. Real number include rational numbers like positive integers, negative integers, rational and irrational number. तो भाई पॉजिटिव इंटीजर भी आ जाते हैं, नेगेटिव इंटीजर भी आ जाते हैं, रैशनल भी आ जाते हैं, इरेशनल भी आ जाते हैं। और मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, जिस भी नंबर को आप जानते हो ना, वो सारे इसके अंदर आते हैं। अब रैशनल में और इरेशनल में फर्क क्या है? रैशनल एक ऐसा नंबर जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, शर्तें लागू, p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। p और q क्या है, इंटीजर है, बट q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। कंडीशन क्या है भाई, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यानी कोई भी नंबर जो p/q फॉर्म में लिखा जाए उसको हम रैशनल नंबर। एग्जांपल के लिए समझिए कि अगर आपके पास है, आपने लिख दिया 1/2, 1/3, 2/3, 4/5, 6/7, 8/11, कोई भी नंबर आप देखिए, ये सारे के सारे नंबर p/q फॉर्म में लिखे हुए हैं। और साथ साथ कंडीशन भी अप्लाई हो रही है कि देखिए इनका डिनोमिनेटर कहीं पर भी 0 नहीं है। तो कोई भी नंबर जो p/q फॉर्म में हो और उसका डिनोमिनेटर 0 ना हो,
उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए अगर आपने कहीं पर 3 लिखा है या 5 लिखा है या 23 लिखा है, देखिए ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। भाई डिनोमिनेटर में 1 हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। तो P बाई क्यू फॉर्म तो बन गई, देखो P बाई क्यू, और Q जो है यानी डिनोमिनेटर भी 0 नहीं है। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हमारे क्या हैं, रैशनल नंबर हैं, राइट। दूसरी बात, अगर मैं ये कह दूं कि भाई मेरे पास 3/0 मैं लिख दूं, तो भाई देखो 3/0 जब बनता है ना, तो ये हो जाता है इंफिनिटी, या आप कह सकते हैं नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन, तो ये तो डिफाइन ही नहीं है, तो हम ये तो कह ही नहीं सकते कि ये रैशनल है। क्लियर। तो जब भी डिनोमिनेटर में 0 आएगा वो नॉट डिफाइन होगा, उसको हम कोई नाम नहीं दे सकते, रैशनल नंबर या फिर रियल नंबर हम उसको नहीं कह सकते। क्लियर हो गई। तो ये बात हमें बिल्कुल क्लियर हो गया कि भाई रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P बाई क्यू फॉर्म में लिखे होते हैं, और भाई देखो Q यानी डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई इरेशनल नंबर क्या है, यानी वो नंबर जिनको हम P बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। और भाई मेरी भाषा में समझो तो वो नंबर जिनका आप परफेक्ट रूट नहीं निकाल सकते, परफेक्ट रूट नहीं निकाल सकते। जैसे देखो आपके लिए एग्जांपल के लिए समझिए √2, √5, √7, √8। तो आप देखिए और भी कुछ एग्जांपल बना सकते हैं। तो क्या आप इनका किसी का भी परफेक्ट रूट निकाल सकते हो? नहीं। तो ऐसे नंबर जो P बाई क्यू फॉर्म में लिखे नहीं जा सकते, और साथ साथ मेरी लैंग्वेज में जिनका आप रूट नहीं निकाल सकते, परफेक्ट रूट नहीं होता है, उसको कहते हैं हम इरेशनल नंबर। और देयर डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी इनके जो आंसर्स आते हैं ना वो नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। क्लियर। तो सिंपल सा है, जिनको हम P बाई क्यू फॉर्म में लिखेंगे वो रैशनल, और जिनको हम P बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो इरेशनल। तो चलिए अब देखते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करके समझते हैं कि भाई देखिए हमारे पास ऑल नंबर एक्सेप्ट, ये वो नंबर है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा। कौन सा? कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी तक आपको इसका ज्ञान नहीं हुआ है, और 10th क्लास के अंदर इसका ज्ञान आपको कोई देने वाला भी नहीं है, राइट। इसका ज्ञान आपको मिलेगा 11th क्लास के अंदर। बस आप समझ लीजिए कि एक ऐसा नंबर भी है जिसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी सभी नंबर्स, यानी जितने भी नंबर आप जानते हैं उनमें से कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम छोड़ दें तो वो सभी नंबर्स रियल नंबर कहलाते हैं। उन सबको हम कहते हैं रियल नंबर्स। ऑल नंबर एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज नोन एज रियल नंबर्स। अब रियल नंबर के सब पार्ट्स भी होते हैं, रियल नंबर के कुछ सबसेट भी होते हैं, राइट। तो आइए देखते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले देखिए नेचुरल नंबर, ये भी हमें 9th में पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं भाई? सेट ऑफ नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to डैश 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 डैश, यानी ऐसे नंबर जो कहां से स्टार्ट होंगे? 1 से। यानी हम कह सकते हैं भाई 1 2 3 4 5 डैश डैश। तो ये जो नंबर का सेट बना है, इस सेट को हम कहते हैं नेचुरल नंबर, और इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपल। क्लियर है भाई? देखो ये नंबर लाइन है, ये 0 है, और ये 1 2 3 4 2 3 4 5 डैश 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 डैश। देखिए हो गया रिप्रेजेंट। क्लियर। अगला देखिए, अगला है हमारे पास होल नंबर। होल नंबर इज द सेट ऑफ नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। देखो ये 0 से स्टार्ट होता है, हम इसको लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश। तो यहां पे एक नया नंबर आ गया भाई 0। नेचुरल नंबर में और होल नंबर में सिर्फ किसका फर्क है? एक 0 का फर्क है।
जीरो लगा दी तो वो होल नंबर, और जीरो नहीं लगाई तो वो होल नंबर नहीं है। ठीक है, इंटीजर ऑल। अब आता है इंटीजर क्या है भाई? इंटीजर मैंने आपको बताया था, जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं और जितने भी नेगेटिव नंबर हैं उनको हम इंटीजर्स कहते हैं, इंक्लूडिंग जीरो। यानी नंबर लाइन पे चले जाएं, देखो ये नंबर लाइन है भाई, ये जीरो है हमारी, इधर पॉजिटिव है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, चाहे तो इनके आगे प्लस लगा लो आप, चाहे ना लगाओ, एक ही बात है। इधर आएंगे 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 डैश 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 डैश। तो जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं और इंक्लूडिंग जीरो इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। क्लियर? एक और है जी रैशनल, जो अभी अभी बता के आए हैं, जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, और q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। क्लियर? अब इसको जरा थोड़ा सा और हम ग्राफिकली समझने की कोशिश करेंगे टेबल के अकॉर्डिंग। तो एग्जांपल्स और दिए गए हैं आपको, ऑलरेडी हम एग्जांपल बता चुके हैं, तो इसमें अपना टाइम हम नहीं बता रहे, वेस्ट करेंगे। तो ग्राफ से समझे आप, अभी हर एक का यहाँ पे इंडिविजुअली ग्राफ समझाया गया है कि देखिए सारे मिलाकर के तो बनेगा रियल नंबर। तो सबसे पहले देखो नेचुरल नंबर है हमारे पास, नेचुरल नंबर हमारे पास 1 2 3, ये सारे जो हैं यहां से यहां तक आगे डैश 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 तक, इनको कहते हैं नेचुरल नंबर, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 डैश 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 डैश, राइट। उसके बाद होता है होल नंबर, और इसी को अगर मैं जोड़ दूं, साथ में जीरो को जोड़ दूं, तो ये बन गया मेरे पास होल नंबर, राइट। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास इंटीजर्स। देखो पॉजिटिव थे ये सारे, नेचुरल थे, ये होल नंबर था, और अगर मैं नेगेटिव भी जोड़ देता हूं तो इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स और जीरो ऑल्सो है, तो सबको मिला दें तो बन जाता है इंटीजर्स। उसके बाद इसके अंदर हम फ्रैक्शंस को जोड़ना शुरू कर दें भाई, देखो 1/2 1/3, अगर हम फ्रैक्शंस को जोड़ दें तो हमारे पास क्या बन जाएंगे? रैशनल नंबर्स। और इसमें हम थोड़ा और आगे चले जाएं, पॉइंट वाले जोड़ दें, रूट वाले जोड़ दें, √3 √2, तो हमारे पास क्या हो रहा है, यानी अभी हमने फ्रैक्शन जोड़े थे, अब हमने रूट वाले टर्म जोड़ दिए, तो ये हमारे पास रियल एल्जेब्रिक हो गए। और इन सबको जोड़ दिया जाए, एक बना दिया जाए, तो क्या बोला गया? रियल। तो रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल नंबर्स इंक्लूडिंग पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, जीरो, नेचुरल नंबर, होल नंबर, फ्रैक्शन, रैशनल, इरैशनल, एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? वेरी गुड। यहां से आपको थोड़ा सा समझना है, हु इज द किंग? यस, किंग इज अ रियल नंबर। समझ लिए कि ये पूरा का पूरा एक कंट्री है, तो रियल नंबर इज ए कंट्री। और रियल नंबर के अंदर जो है रैशनल नंबर भी रहते हैं, रैशनल भी, इंटीजर भी, होल नंबर भी और नेचुरल नंबर भी। तो इसको अगर आप थोड़ा सा पढ़ना सीखें और पढ़ें ध्यान से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर हमारे पास नेचुरल नंबर जितने भी होते हैं वो सारे होल नंबर होते हैं। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, all integers are rational number and all rational number are real number. You can say natural number is a part of whole number, natural number is a part of integer, natural number is a part of rational number, natural number is a part of real number, right? Or all natural number are whole number. Clear? Some whole number are नेचुरल नंबर बट ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, इनको इस तरह से पढ़ा जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर मोटा मोटा देखें तो रियल नंबर हमारे पास इरेशनल भी होते हैं, रैशनल भी होते हैं, और रैशनल इंटीजर होते हैं, और इंटीजर होल नंबर भी होते हैं, और नेचुरल नंबर भी होते हैं। क्लियर?
तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के कंसेप्ट को। यहां पर आपके लिए दो नई टर्म है, नई तो है नहीं पर वही है जो आप पहले पढ़ चुके हो, पर वो कंसेप्ट जो आपने नहीं पढ़ा था या नहीं समझा था वो आज हम इसमें समझेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स इज अ होल नंबर ग्रेटर देन 1। प्राइम नंबर होल नंबर होता है भाई, और देखिए ग्रेटर देन 1 होता है और इक्वल टू 2 होता है। यानी वो नंबर जो क्या है, एक से बड़ा है और जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर होता है या इटसेल्फ होता है, यानी खुद तो होता ही होता है, समझ रहे हैं आप। तो उसका सिर्फ और सिर्फ क्या कहता है, फैक्टर आर वन एंड इटसेल्फ। तो वो होल नंबर जो कि क्या है भाई, दो के या तो दो ही है या दो से बड़ा है और उसके सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, हैज ओनली फैक्टर आर वन एंड इटसेल्फ। देखिए समझिए, ध्यान रखिएगा, यहां पर 2 नंबर, 3 नंबर, 5, 7, 11, 13, अगर आप नोट करें तो इनके कितने फैक्टर हैं। देखिए 2 के सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, एक 1 है और एक 2 है। 3 के भी हमारे पास देखिए कितने फैक्टर हैं, 1 है और 3 है। 5 के हमारे पास कितने फैक्टर हैं, 1 है और 5 है। इसी तरह से 7 के हमारे पास कितने फैक्टर हैं, 1 और 7 है। तो सब के आप देख सकते हैं सिर्फ दो ही फैक्टर बन रहे हैं, इटसेल्फ और 1। तो वो होल नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं और वो भी कौन कौन से, 1 एंड इटसेल्फ। दूसरी लैंग्वेज में वो होल नंबर जो कि 2 है या 2 से बड़ा है और डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, या तो 1 से डिवाइड होता है या अपने आप से डिवाइड होता है, उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर। फिर आता है हमारे पास कंपोजिट नंबर, अ नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर। यानी वो जो प्राइम नहीं है प्राइम नंबर के अलावा। अच्छा यहां एक पॉइंट रह गया, आपको नोट करना है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 1 यहां पर प्राइम नंबर नहीं है भाई। क्यों नहीं है, देखो इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है। प्राइम नंबर नहीं है 1, क्योंकि इसका एक ही फैक्टर है। क्या है फैक्टर, 1 है, जबकि हमने तो बोला है ना प्राइम नंबर के दो फैक्टर होंगे, इटसेल्फ और 1। अब 1 का तो एक ही फैक्टर है 1, या इटसेल्फ कह लो या 1 कह लो, एक ही बात हुई ना, इसलिए 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर की बात कर रहे थे, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे उनको हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। यानी जो प्राइम नंबर नहीं है वो क्या है, वो क्या है, कंपोजिट नंबर है, सिवाय 1 और 0 के। इनको छोड़ दें, बाकी जो भी बच गए उन सबके हमारे पास क्या होंगे जो प्राइम नहीं है उनकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है, वो सारे क्या होंगे, कंपोजिट होंगे। जैसे देखिए आप, हमारे पास 4 है, 4 का फैक्टर क्या है 1, 4 का फैक्टर क्या है 2, 4 का फैक्टर क्या है 4। तो कितने फैक्टर हैं हमारे पास, 3 फैक्टर्स हैं। 6 को देखिए आप, 6 का एक फैक्टर 1 होता है, एक 2 होता है और एक 3 होता है। आप कोई और ले लीजिए, चलिए हम ले लेते हैं 15 ले लेते हैं। देखिए 15 के देखिए, 15 का 1 फैक्टर है, 3 फैक्टर है, 5 फैक्टर है और 15 भी फैक्टर है। इसी तरह से यहाँ पे 6 का 6 भी था। तो इनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, और जब मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे तो उनको हम कहेंगे कंपोजिट नंबर्स। क्लियर, चलिए भाई ये भी आपने सीख लिया। अब बात करते हैं कोई खास पॉइंट है ये आपके लिए, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। हमारे पास जितने भी कंपोजिट, ये देखो अब ये तो क्लियर हो गया हमें भाई प्राइम नंबर क्या है, हमें ये भी क्लियर हो गया कंपोजिट नंबर क्या है। लेकिन यहां पर कहने की बात ये भी है, नोट करने की बात ये भी है कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं ना वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर होते हैं।
यानी आते वो कंपोजिट नंबर बनता प्राइम नंबर से ही है। आओ समझाते हैं कैसे आप समझ पाएंगे। हमारे पास लेट से ये 20 है। अब 20 इज ए कंपोजिट नंबर और हम कह रहे हैं कि जो कंपोजिट नंबर है वो प्रोडक्ट होता है प्राइम नंबर का। देखो कैसे, आप इसके फटाफट फैक्टर बना लो, जिसको हम छोटी क्लास में प्राइम फैक्टराइजेशन भी कहते थे। तो चलिए सबसे पहले प्राइम नंबर 2 से कर देते हैं जी, 10 हो गया। फिर से 2 से कर रहे हैं, देखो जी कितना आ गया, 5 हो गया। और अब हमारे पास कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, राइट। अब ये देखो कि जो हमारा 20 है वो किसकी प्रोडक्ट है भाई, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है, 1 नहीं लेंगे हम यहां पर, बाकी सब ले लेंगे। तो आप ध्यान से देखो, ये तीनों नंबर प्राइम नंबर है। 3 के वास्ते में तो 2 ही नंबर यूज हुए हैं, 2 एंड 5। तो 2 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो कंपोजिट नंबर है वो प्रोडक्ट है प्राइम नंबर का। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए 36 ले लेते हैं। देखिए 36 से आपने बना लिए इसके पेयर्स, ये 2 पर जाएगा 18, फिर 2 से देखिए 9, और ये फिर 3 पर 3, और ये हमारे पास आगे भाई क्या पेयर बने इसके हमारे पास 36 के, दैट इज 2 2 3 3। तो यहां हमारे पास कुल मिलाकर के एक 2 नंबर आया है और एक 3 आया है। तो आप देख सकते हैं कि जो 36 है वो एक कंपोजिट नंबर है, बट वो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है। ये तो प्राइम नंबर है ना, 3 भी प्राइम नंबर होता है, 2 भी प्राइम नंबर होता है। तो कंपोजिट नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। चलिए अब डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम 1.1। अभी अभी जस्ट आपने एक थ्योरम पढ़ी थी कि जो कंपोजिट नंबर्स हैं वो प्रोडक्ट होते हैं प्राइम नंबर्स के, राइट। तो एप्लीकेशन का मतलब है यूजेस। ये जो थ्योरम है वो कहां यूज होती है, देखिए ये थ्योरम यूज होती है एलसीएम निकालने में और एचसीएफ निकालने में। और एलसीएम और एचसीएफ निकालने में तो आप बहुत एक्सपर्ट हैं, जब से आप मैथ पढ़ रहे हैं तब से आप एलसीएम और एचसीएफ को बड़े आराम से निकालते आए हैं। लेकिन मुझे फिर भी पूरी उम्मीद है कि आपको एलसीएम निकालना तो आता है, एचसीएफ निकालना भी आता है, बट उसका कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ है। तो चलिए एक बार हम अपने तरीके से कंसेप्ट को समझेंगे और फिर जो है एनसीईआरटी में जो मेथड्स दिए गए हैं उनसे हम एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखेंगे, राइट। तो सबसे पहले आप समझो कि भाई एचसीएफ का मतलब क्या है और एलसीएम का मतलब क्या है। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं एलसीएम। देखो एलसीएम का फुल फॉर्म पहले आपको पता होना चाहिए। एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको आप इस तरह से समझे कि आपके पास मान लीजिए एक एग्जांपल है कि भाई 2 नंबर है मेरे पास, एक नंबर है 4 और दूसरा नंबर मेरे पास है 6। तो सबसे पहले देखिए यहां पर एक वर्ड है मल्टीपल। आपने क्या करना है, 4 के मल्टीपल लिखने हैं। अब 4 के मल्टीपल क्या होते हैं भाई, जैसे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, इस तरह से आप लिखते जाइए। ठीक है, डैश डैश डैश। हमने कुछ मल्टीपल लिख लिए, 4 8 12 16 20 24 28। इसी तरह से आप 6 के भी मल्टीपल लिख लो। अब 6 के मल्टीपल होते हैं जी हमारे पास 6 12 18 24 और 30 36। तो पहला वर्ड था हमारे पास मल्टीपल, यानी आपके पास 2 नंबर हैं, 3 भी हो सकते हैं, आपने उनके लिखने हैं मल्टीपल। अब देखिए दूसरा वर्ड है यहां पर कॉमन। अब कॉमन में क्या करना है, इन दोनों के जो मल्टीपल हैं उनमें से आप कॉमन जो है उसको कर लो सिलेक्ट। तो यहां आप देखिए कॉमन हमारे पास कौन कौन से हैं, देखिए ये मेरे पास है 12, ये दोनों में है। उसके बाद देखिए 24 भी दोनों के अंदर है। और भी नंबर आ सकते थे, वो हमने लिखे नहीं है। ठीक है, अपना काम 2 से भी चल सकता है।
तो सबसे पहले आपने लिखने हैं यहां पर कॉमन मल्टीपल। देखो जी, ये हमारे पास आ गए कॉमन मल्टीपल। अब कॉमन मल्टीपल मेरे पास क्या है, 12 है और 24 है और डैश 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 में, यानी बाकी भी है वो हमने लिखे नहीं, राइट। अब क्वेश्चन क्या है भाई, व्हाट इज एलसीएम, यानी जो हमारा एक वर्ड बच गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी जो कॉमन मल्टीपल आए हैं ना उनमें जो सबसे छोटा है वही आपका एलसीएम है। अब इनमें सबसे छोटा कौन सा है भाई, 12, तो 12 आपका हो जाएगा एलसीएम। क्लियर है। तो चलिए अब इसी तरह से आप समझिए कि भाई एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कहीं कहीं पर आप एचसीएफ को जो है जीसीडी भी पढ़ लेंगे। ये होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मीनिंग सेम है, एब्रिवेशन डिफरेंट है, राइट। तो चलिए इसको भी हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। लेट से मेरे पास है एक नंबर 4 और दूसरा नंबर मेरे पास है 8, ठीक है। अब अगर आप जो है 4 के सबसे पहले देखिए यहां पर क्या वर्ड है, फैक्टर्स, तो आप 4 के जो है फैक्टर्स बताइए। अब 4 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं भाई, 4 का फैक्टर हो सकता है 1, फैक्टर मतलब है कि वो नंबर जो 4 को डिवाइड करता है, तो 4 को 1 डिवाइड करता है, 2 करता है और 4 करता है। इसी तरह से अब आप 8 ले लो। अब 8 में देखिए आप 8 के फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, 1 2 4 8। क्लियर है। अब ये देखिए सेकंड वर्ड है कॉमन, यानी ये जो फैक्टर हमने निकाले हैं उनमें कॉमन फैक्टर कौन से हैं, कॉमन फैक्टर्स। भाई कॉमन फैक्टर देखो आप जरा ध्यान से, कौन कौन से हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं, 1 है भाई, 2 है भाई और 4 भी है। तो आप यहां लिख लो भाई कॉमन फैक्टर 1 2 और 4। अब आप तीसरे को देखो, अब तीसरा हमारे पास क्या है भाई, यहां पर है हाईएस्ट या फिर ग्रेटेस्ट। एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये जो आपने कॉमन डिवाइजर निकाले हैं, कॉमन फैक्टर निकाले हैं, इनमें जो सबसे बड़ा है ना वही आपका एचसीएफ है। तो आपका एचसीएफ आ गया 4। तो देखो बेसिक कंसेप्ट है, बिल्कुल इजी, इसको बस एक बार पकड़ लो। लेकिन अब बेसिक कंसेप्ट आपको चाहिए कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम दी गई है तो हमें उसी से इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो चलिए जरा देखते हैं, हमारे पास यहां पर 2 एग्जांपल्स हैं, तो विल डिस्कस वन बाय वन। तो सबसे पहले मेरे पास है 36 एंड 42, इसका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहां पर आप 36 के फैक्टर बना लो। तो सबसे पहले 2 पर जाएगा और ये हो जाएगा 18, फिर 2 से डिवाइड कर दें, ये हो गया 2 9 जा 18, फिर 3 से डिवाइड कर दें, ये हो गया आपका 3 3 जा। अभी एक सिंगल ही नंबर है तो आप फिर से 3 से कर दीजिए, ये हो गया जी आपका 3 1 जा 3। सिमिलरली आप 42 के भी फैक्टर बना लो, राइट। आप सोच रहे होंगे सर हम फैक्टर क्यों बना रहे हैं, डिवाइड क्यों कर रहे हैं, सिंपल सी बात है भाई, यहां पर हम बात कर रहे हैं एलसीएम की और ये थ्योरम की, और इस थ्योरम से जो है हम ये ऑलरेडी बता चुके हैं कि कंपोजिट नंबर जो होता है ना वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स होता है, प्राइम नंबर्स होता है। तो इसीलिए हम यहां पर देखिए प्राइम नंबर्स ले रहे हैं और प्राइम नंबर ही बनाने होते हैं। तो ये मेरे पास हो गया 2 पर 2 इंटू 21, 3 7 जा, और अब 7 पर देखिए 7 1 जा। अब यहां पर आप निकालना चाह रहे हैं सबसे पहले एलसीएम, तो चलिए जरा देखते हैं एलसीएम। तो एलसीएम निकालने से पहले आपको क्या करना है, इनको लिखना है। किस तरह से लिखना है, देखो भाई आपके पास 36 की जो वैल्यू आई है, यानी 36 के जो फैक्टर्स आए हैं, प्राइम नंबर्स आए हैं, प्राइम फैक्टर्स आए हैं, वो कौन कौन से हैं भाई, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3।
उसी तरह से 42 के भी आप लिख लीजिए। 42 के आए हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 7, राइट। तो इनको सबसे पहले आप जो है ना पावर्स की फॉर्म में लिखें, पावर्स की फॉर्म में लिख लें आप। पावर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए 2 हमारे पास यहां पर भी है और 2 यहां पर भी है, तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2 की पावर हो गई 2। सिमिलरली 3 की पावर भी हो गई 2। यहां पर आप देखिए 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है और 7 की पावर भी 1 है। अब ये हमने पावर की फॉर्म में क्यों लिखा, अगर आप डेफिनेशन को देखेंगे ध्यान से तो एलसीएम की डेफिनेशन है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर्स। आपके पास यहां पर जो फैक्टर्स हैं उसमें सबसे पहले आपने कॉमन देखना है और कॉमन के अंदर आपको देखनी है ग्रेटेस्ट पावर, यानी आपको ग्रेटेस्ट पावर्स को कलेक्ट करना है। यहां पर आप आ जाओ जरा, हम बात कर रहे हैं एलसीएम की, तो एलसीएम इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर्स। तो देखो यहां पर 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 2 है, तो जो बड़ी वाली पावर है उसको ले लो आप, ये होगी जी 2 की पावर 2 हमने ले लिया। ऐसे ये देखो 3 की पावर 1 है और 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 बड़ा होता है, हमने ये ले लिया। यहां पर 7 की पावर 1 है और यहां पर 7 की पावर नहीं है। देखो नहीं है, वैसे तो हमें पता है भाई नहीं है, तो यहां पर उसका मतलब 7 की पावर 0 होगी, लेकिन अपनी सुविधा के लिए ज्यादा अच्छा है कि आप ये नंबर लिख करके उसकी पावर 0 लिख ले, ताकि आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अब आप देखिए दोनों में जो है बड़ी पावर कौन सी है, 7 की पावर 1 है। इसको आप सोल्व कर लें तो 2 की पावर 2 होता है 4, 3 की पावर 2 होता है 9 इंटू 7, ये आ गया भाई हमारे पास 36 इंटू 7, और भाई 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 3 जा 21 और 4 25। तो ये आ गया जी आपका एलसीएम। अब इसी क्वेश्चन के अंदर अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, और यहां डेफिनेशन देखें तो स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर्स इन द नंबर। तो यहां हमने लेनी है स्मॉलेस्ट पावर, वहां हमने ली है ग्रेटेस्ट पावर, बस इतना सा डिफरेंस है, ध्यान रखें आप। भाई एलसीएम में क्या करना है, ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, और एचसीएफ में क्या करना है, स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। अब जरा देखिए इन दोनों में स्मॉलेस्ट पावर देखिए जरा, ये 2 की पावर 2 है और ये 2 की पावर 1 है, तो हम लेंगे स्मॉलेस्ट पावर 2 की पावर 1 ले लेंगे। ये 3 की पावर 1 है और ये 3 की पावर 2 है, तो हम लेंगे 3 की पावर 1। ये देखिए 7 की पावर 0 है, ये 7 की पावर 1 है, तो हम लेंगे 7 की पावर 0। इसको सोल्व करो भाई, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और देखो ये 7 की पावर 0 है, किसी की भी पावर 0 होती है ना तो वो होता है 1, याद कर लीजिए आप, किसी की भी पावर अगर 0 है तो वो होता है 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1। इसको आप सोल्व कर लें तो ये आ गया 6। तो आपका 36 और 42 का एचसीएफ आता है 6, एलसीएम आता है 252। इसको आप रफ में जो है ना 36 से डिवाइड करके देखो 252 डिवाइड हो जाएगा, और 42 से डिवाइड करके देखो 252 डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप 6 से इन दोनों को डिवाइड करके देखेंगे तो आपके दोनों टर्म डिवाइड हो जाएंगे, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। क्लियर। तो इसी को जो है अब हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, वो तरीका क्या है, चलिए उस तरीके से करते हैं। आप डायरेक्टली क्या करो, 36 और 42 को ले लो ऐसे। अब यहां पर क्योंकि हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करते हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं या डिवाइजर की बात करते हैं, तो यहां पर हमें क्या करना है, इसको जो कॉमन नंबर है यानी जिससे दोनों डिवाइड होते हैं वो नंबर से हमें करना है डिवाइड, बट वो प्राइम होना चाहिए। देखिए अब 2 से करते हैं, देखिए 2 से 2 इंटू 18 और 2 इंटू 21। अब ये देखिए 3 पर जा रहा है, 3 6 जा 3 7 जा। अब इसके बाद ये क्या डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो अब यहां से हम एलसीएम कैसे निकालेंगे। देखिए ध्यान रखिए यहां कॉमन नहीं है कुछ भी, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां आप लिख लीजिए एलसीएम इज इक्वल टू, तो देखो यहां पर जो नंबर है हमारे इधर की तरफ, ये नंबर हमारे पास है 2 इंटू 3, इनको मल्टीप्लाई कर लो, और ये जो नीचे बच गए हैं ना ये भी देखिए क्या है हमारे पास 6 इंटू 7 है, इसको भी आप साथ में लिख लीजिए 6 इंटू 7।
जबकि आपने अगर इसी के अंदर HCF निकालना है तो इसको ऐसे डिवाइड करना है। आगे देखिए कॉमनली डिवाइड नहीं हो रहा है ना, ये कॉमनली तो इसको यहीं छोड़ना था। तो हम इस केस में क्या करते हैं, 2 into 3 लेते हैं, क्योंकि कुछ भी अब आगे कॉमनली डिवाइड नहीं करता है। तो सिर्फ ये दो टर्म लेनी है, ये दो टर्म नहीं लेनी है। तो ये तो देखो हमारे पास HCF तो बन रहा है 6, और इसको आप सोल्व कर लीजिए, ये भी आपका बन रहा है 252। तो ये भी एक मेथड है जो आप छोटी क्लास से सीखते आए हैं, बट आपने HCF नहीं सीखा था। तो अब आप HCF समझ जाइए कि जब हमारे पास नीचे की टर्म कॉमनली डिवाइड होनी बंद हो जाती है तो हम उसको वहीं पर छोड़ देते हैं, और HCF के केस में सिर्फ ये वाली टर्म लेते हैं, जबकि LCM के केस में ये भी लेते हैं और ये भी लेते हैं। क्लियर है? तो चलिए आप जरा ये जो सेकंड एग्जांपल है इसको हम इसी मेथड से सोल्व करेंगे। हमारे पास है 24 और 60। तो सबसे पहले आपने करना है जी 24 और 60 को लिख लेना है, और अब आप इनको एक कॉमन नंबर देखिए जिनसे दोनों डिवाइड होते हैं। तो 2 से डिवाइड हो रहा है, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 30। ये भी जी 2 से फिर से डिवाइड हो गया, 2 6 जा, और ये 15। अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से हो रहा है, 3 2 जा 6 और 3 5 जा। अब देखिए कॉमनली डिवाइड नहीं हो रहे हैं, यहां पर हम छोड़ देंगे। राइट, अब आते हैं जी, हम निकालना चाह रहे हैं एलसीएम। तो हमारा एलसीएम क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये नंबर भी लेने हैं हमने और ये इधर के भी लेने हैं। राइट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 into 2 into 3 into 2 into 5। जबकि मुझे अगर HCF निकालना है तो मेरे पास क्या आएगा भाई, HCF के केस में हम सिर्फ ये वाली टर्म लेंगे, ये वाली टर्म, ये टर्म्स नहीं लेंगे, यानी ये आएगा 2 into 2 into 3। और भाई देखो मल्टीप्लिकेशन तो आपको आती है, फटाफट आप कर दो मल्टीप्लाई। ये हो गया जी हमारे पास 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 10 जा 120। इसी तरह से आप इसको भी कर दो ये मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो आपका HCF आ गया 12 और LCM आ गया 120। चलिए अब एक और कंसेप्ट जो कि इस एक्सरसाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस कंसेप्ट को भी हम देख लेते हैं। ये कंसेप्ट है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। राइट, अगर आपके पास कोई भी दो नंबर हैं, उनकी जो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल आएगी। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो HCF इंटू LCM इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। राइट, इसको आप जो है इस एग्जांपल से समझिए। हम इस एग्जांपल के अंदर इसका वेरिफिकेशन देते हैं। देखिए हमारे पास यहां पर है दो नंबर, लेट से A मेरे पास है 12 और B मेरे पास है 16। तो सबसे पहले हम यहां क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। अब एलसीएम निकालना तो आपको आता है भाई, बड़े अच्छे से सीख लिया आपने। 12 का और 16 का निकालो पहले आप फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम। तो ये देखिए 2 6 जा, 2 8 जा, 2 3 जा, अब आगे ही जा रहा है 2 4 जा। राइट, अब देखिए नीचे कॉमनली डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए यहीं पर छोड़ देते हैं। अब मुझे चाहिए एलसीएम। तो देखो एलसीएम क्या आएगा भाई हमारे पास, मैंने आपको बताया कि एलसीएम के केस में इनको भी और इनको भी आपस में करते हैं मल्टीप्लाई, यानी 2 into 2 into 3 into 4। जबकि HCF के केस में सिर्फ हम ये लेते हैं, ये नहीं लेते। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 into 2। तो जी फटाफट कर लो इनको मल्टीप्लाई। देखो ये मल्टीप्लाई करेंगे आप, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। यहां पर ये आ गया हमारे पास 4। तो आपका HCF आ रहा है 4, LCM आ रहा है 48। आइए जरा वेरीफाई करते हैं क्या वास्तव में ये रिजल्ट जो हमने बताया वो सही है। चलो जी वेरिफिकेशन देख लेते हैं। वेरिफिकेशन में HCF की वैल्यू रखिए कितनी है भाई 4, LCM की वैल्यू है 48, और हमारे पास यहां पर A कितना है 12 और B हमारे पास है 16। इनको आप करो मल्टीप्लाई, 4 8 जा 32 और 4 4 जा 16 और 3 192, और यहां पर भी देखिए हमारे पास आ रहा है 192। इसका मतलब ये रिजल्ट एकदम
करेक्ट है। तो इस रिजल्ट को आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में हम करने वाले हैं वो इस रिजल्ट पर ही आधारित हैं। चलिए ये इंट्रोडक्शन यहां पर हो जाता है खत्म। तो अगली क्लास में मिलते हैं विद एक्सरसाइज 1.2।